हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 के बारे में, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। अभी तक हमने इसके दो मेजर टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ा है। यह हमारा तीसरा टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पर दृष्टि डालेंगे। इसमें पहला टॉपिक आता है राजकोषीय घटनाक्रम के बारे में। राजकोषीय घटनाक्रम के अंतर्गत आता है पहला टॉपिक विदेशी व्यापार नीति 2023 के बारे में। विदेशी व्यापार नीति केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा घोषित की गई है, जिसे 31 मार्च 2023 को घोषित किया गया। इसके तहत 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। कितना ले जाने की? $2 ट्रिलियन ले जाने की संभावना व्यक्त की है। और इसे कौन घोषित करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। विदेशी व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण इन 4 स्तंभों पर आधारित होते हैं, जिसमें पहला आता है छूट हेतु प्रोत्साहन, दूसरा आता है निर्यात को राज्यों एवं जिलों तथा भारतीय मिशन के सहयोग से माध्यम से निर्यात संवर्धन, तीसरा आता है व्यवसाय करने की सुगमता व कारोबार लागत में कमी, ई पहल, और चौथा आता है उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना और स्कोमेट नीति को संगत बनाना है। विदेशी व्यापार नीति का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यापार व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। और इस नीति का फोकस स्कोमेट मतलब स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मदों जैसे ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों तथा जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी है। अब आता है इस नीति के तहत टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का प्रावधान है। इस नीति के तहत 4 नए शहर, जिसमें आता है फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया। विदेशी व्यापार नीति से जो 2023 में प्रस्तुत की गई है या घोषित की गई है, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला तो आता है कि इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा घोषित किया जाता है। इसमें 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना है। इसके तहत 2023 में 4 स्तंभ दिए गए हैं, जिनको पूरा करना है। और इसका लक्ष्य है निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग एवं स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। और इसका फोकस किस पर रहेगा? स्कोमेट पर। स्कोमेट मतलब स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इस नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट्स होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 4 शहर, जिसमें फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया। अब आते हैं इसका दूसरा टॉपिक पीएम मित्र पार्क के बारे में पढ़ेंगे। 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई है। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। कौन कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन पार्कों के माध्यम से 70,000 करोड़ के निवेश तथा 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना दी गई है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F का मतलब फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। कौन सा? फार्म से फाइबर तक, फाइबर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन तक। ये इसके 5F के तहत इसका विजन प्रेरित है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। इस योजना हेतु 2021 से 22 और 2027 से 28 की अवधि के लिए 4445 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान है।
ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 200 करोड़ रुपए की अधिकतम ये सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान करता है तथा पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए भारत सरकार की प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान करेगा तथा इसे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता के रूप में जाना जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो यह है 7 पीएम मित्र पार्क को स्थापित किया जाएगा। यह कहाँ कहाँ पर? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये टोटल सात स्थान है और यह 5F विजन पर आधारित है। 5F में कौन आता है? फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यह 5F पर आधारित है और सात टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। अब आता है भारत का विदेशी ऋण या दिसंबर से अंत तक 2022 में। 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा भारत के विदेशी ऋण या बाह्य ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए हैं। दिसंबर 2022 में भारत की विदेशी ऋण 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा और सितंबर 2022 में यह 7.3 बिलियन डॉलर था। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात 19.1% दर्ज किया गया और सितंबर में यह 2022 में इसी स्तर पर था। यहाँ पढ़ते हैं, कुल बाह्य ऋण में अल्पावधि ऋण की हिस्सेदारी सितंबर के अंत तक 2022 के 21% की तुलना में बढ़कर 21.1% हो गई है और दिसंबर से अंत तक 2022 में भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं। तत्पश्चात भारतीय रुपये में 29.7%, एसडीआर में 6.2%, एन में 5.5% और यूरो में 3.3% के में लिए गए ऋणों का स्थान दिया गया है। जो भारत का विदेशी ऋण है वह वित्त मंत्रालय व भारत सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा अपने आंकड़े जारी करता है, जिसमें इम्पोर्टेंट है कि यह दिसंबर के अंत 2022 में तक भारत की बाह्य ऋण का सर्वाधिक अमेरिकी डॉलर 55% था, जिसमें भारतीय रुपये का 29.7%, एसडीआर 6.2%, एन 5.25% और यूरो 3% से लिए गए ऋणों का स्थान आता है। अब आता है राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2023 के बारे में। 28 फरवरी 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए। वर्ष 2022-23 के लिए जारी किए गए अनुमानों के अनुसार 2011-12 में कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 159.71 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है और 2022-23 में यह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7% अनुमानित है, जबकि 2021-22 में 9.1% अनुमानित है। इसमें ये सकल मूल्यवर्धन दिया गया है, जो ये डेटा याद नहीं होता है, बट कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा याद करने के बाद ये मिसमैच होने लगता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये 2022-23 के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति या 98,118 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2011 से 21 से 22 में यह 92,583 रुपये अनुमानित है। और चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में 272.04 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि यह 2021-22 में 234.71 करोड़ अनुमानित है, जिसमें 15.90 मतलब 15.90% की वृद्धि प्रदर्शित की है। और वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो 1,72,000 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 1,48,524 रुपये अनुमानित है, मतलब इसको बढ़ाया गया है। अब इसमें ये 2018-19 और 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के क्षेत्रवार जीबीए में हिस्सा दिया गया है और यह कीमतों पर जीबीए में क्षेत्रवार हिस्सा दिया गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी को बताया गया है। इसमें भी प्राथमिक, द्वितीयक और क्षेत्र को और समग्र रूप से इसकी हिस्सेदारी बताई गई है।
जैसे पहले तो ये 2021-22 के बारे में प्राथमिक क्षेत्र में जीबीए की हिस्सेदारी देखते हैं 21.0%, जो 2020-21 में 22.1% थी। और जो द्वितीय क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 26.5 और जो 2020-21 में 25.5 थी, मतलब 1% बढ़ी है। और इसमें 52.5 थी और इसमें 52.4 जो तृतीय क्षेत्र में है, जो 0.1% के उद्देश्य से बढ़ी है। इसी तरह इसमें भी देखते हैं कि 2021-22 में इसके प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी 3.9 थी, जो 2020-21 में 2.4 है। और इसमें जो द्वितीय क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 12.0 थी और पहले यह माइनस में थी, -0.2 थी। और इसमें यह 8.8% थी और इसमें -8.2% थी। यह इसके समग्र रूप में 8.8% और -4.0 2020-21 में थी। यह हिस्सेदारी इसमें देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं केंद्रीय बजट के बारे में। जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें आता है कि केंद्रीय बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में 45.03 लाख करोड़ रुपए की प्रस्तुत बजट अनुमान 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा और अमृतकाल का पहला आम बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। इसी 3 लाइन से 3 क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला कि बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और यह इसमें कितने लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया? 45.0803 लाख करोड़ रुपए का। और यह कौन सा बजट है? यह 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा बजट और आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो अमृतकाल का महोत्सव मना रहे हैं, उसका यह पहला बजट है। इससे अंतर्गत ये 4-5 पॉइंट आते हैं। इस बजट का लक्ष्य क्या है? समग्र एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूत देते हुए अब सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना है। इसका लक्ष्य क्या दिया गया है कि समग्र एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ, समग्र और दीर्घकालिक, बीते 9 वर्ष में तैयार की गई नींव को मजबूत करना। जो 9 वर्ष इसमें बीत गए हैं उसकी नींव को मजबूती देते हुए अब इस पर सप्तऋषि या 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य दिया गया। बजट 2023-24 में महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसमें आती है चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर के कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया? तो इसमें आएगा 7%, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। क्योंकि यह सर्वाधिक अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया। इससे रिलेटेड ये आता है कि बजट 2023-24 में कौन कौन सी योजनाएं प्रस्तावित की गई है या कौन कौन सी योजनाओं को चलाया गया है। जिसमें पहली तो यही आई है कि जो पीएम गरीब कल्याण योजना है, जिसको 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 9 दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख हो गई है। मतलब जो प्रति व्यक्ति आय थी वह 1.97% लाख रुपये हो गई है। साथ ही 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मतलब पहले यह विश्व की 9 वर्षों में यह पहले विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन प्रेजेंट में यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत @100 तक की यात्रा में अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। यह 4 मौके कौन कौन से हैं? पहला आता है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा आता है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और तीसरा आता है पर्यटन, चौथा आता है हरित विकास। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात की गई है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान की बात की गई है, पर्यटन के क्षेत्र की बात की गई है और हरित विकास की बात की गई है। ये 4 मौके को रूपांतरित करने हो सकते हैं। बजट की प्राथमिकताओं में देखते हैं कि प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है।
जो एक दूसरे का संपूर्ण तथा अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगे। ये 7 प्राथमिकताएं निम्न हैं, जिसमें आती हैं, पहली आती है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा आता है अंतिम छोर तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट माइल्स। थर्ड आता है अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा आता है सक्षमता को सामने लाना, अनलीजिंग द पोटेंशियल। फिफ्थ आता है हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ। और युवा 6 नंबर पर आता है युवा शक्ति, यूथ पावर। और वित्तीय क्षेत्र में आता है फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 हैं। कौन कौन सी है? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना दूसरा। तीसरा अवसंरचना और विकास। चौथा सक्षमता को सामने लाना। पांचवा हरित विकास। छठवां युवा शक्ति और वित्तीय शक्ति है। अब इसको बारी बारी से देखते हैं। इसमें पहला फर्स्ट में समावेशी विकास। समावेशी विकास के तहत निम्नलिखित को समाहित किया गया है, जिसमें पहला आता है एग्रीकल्चर एवं सहकारिता। दूसरा मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र। और तीसरा मत्स्य पालन क्षेत्र इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो इनको बारी बारी से पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है ये कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र। कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकेंगे और इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र में श्री अन्न, मिलेट के लिए जो वैश्विक केंद्र के लिए किया गया वह श्री अन्न है। श्री अन्न भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देशों और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और मत्स्य पालन के क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की गई है। स्किल सेल एनीमिया से उन्मूलन के लिए वर्ष 2047 तक इसके उन्मूलन के मिशन की शुरुआत की जाएगी। यहाँ प्राथमिकता फर्स्ट में जो समावेशी विकास किया गया है उसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आए हैं। पहला आया है कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र। दूसरा आता है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र। तीसरा आता है मत्स्य पालन क्षेत्र। कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में एक तो पहला आता है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। कृषि वर्धक निधि का स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना। तीसरा आता है इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जिसे 2200 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को इसमें शुभारंभ किया जाएगा। इसका जो दूसरा है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र, जिसमें श्री अन्न को बनाया गया है, जिसमें भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तथा श्री अन्न के लिए यह भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और फिर आता है मत्स्य पालन में, यह एक पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना है, जिसमें 6000 करोड़ रुपए को लक्षित किया गया है। और स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए वर्ष 2047 तक इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। अब आता है स्वास्थ्य व शिक्षा पर व्यय में वृद्धि जीडीपी का प्रतिशत में। 2019 में स्वास्थ्य में यह 1.4 था और 2023 में 2.1 है। और शिक्षा में 2.8 था 2019 में और 2.9 2023 में जीडीपी का व्यय में वृद्धि हुई है। अब आता है प्राथमिकता 2, जो अंतिम छोर तक व्यक्ति को पहुंचने वाली प्राथमिकता है, रीचिंग द लास्ट माइल्स के बारे में। इसमें पहला है आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। दूसरा आता है प्राथमिक पीबीटीजी विकास निगम के बारे में बताया गया। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम में 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने हेतु शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन को विशेष रूप से पीबीटीजी संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु इस मिशन का प्रारंभ किया गया है और अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने हेतु 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब आती है तीसरी प्राथमिकता अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में।
इसके अंतर्गत आता है कि पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा और वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक होगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय, केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपए, जो अब तक का सर्वाधिक परिव्यय में पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो 2013-14 के परिव्यय की तुलना में 9 गुना परिव्यय है। शहरी अवसंरचना विकास निधि में, शहरी अवसंरचना विकास निधि की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 में शहरों की अवसंरचना सृजन के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। चौथा आता है सक्षमता को सामने लाना। सक्षमता को सामने लाना के अंतर्गत आएगी मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित किया जा रहा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु iGOT कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसमें यह पूछ सकता है कि iGOT कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है, या फिर यह ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र है या ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्र है। तो इसमें आता है यह केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करने के लिए क्रियान्वित किया गया है मिशन कर्मयोगी, और एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु iGOT कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने हेतु जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। विवाद से विश्वास फर्स्ट MSME के लिए लचीला संविदा निष्पादन किया जाएगा, और विवाद से विश्वास सेकेंड श्रेणी के अंतर्गत संविदागत विवादों का निपटान हेतु मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता घटाने हेतु किसी एक IIT को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब आता है 5th नंबर पर हरित विकास के बारे में। हरित विकास मतलब ग्रीन ग्रोथ के बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने हेतु लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। हरित हाइड्रोजन मिशन, हाल ही में 19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है। PM प्रणाम के बारे में। PM प्रणाम पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थानों को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई है। PM प्रमाण। PM प्रमाण PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सिमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। अब आता है गोवर्धन स्कीम के बारे में। गोवर्धन स्कीम गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। अब आती है 3rd योजना मिस्टी के बारे में। मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सॉरेलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम के में इसका फुल फॉर्म है। वनारोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार को मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अब आता है 6 नंबर पर युवा शक्ति। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, यह 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। यूनिटी मॉल राज्यों को राजधानियों के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से ODOP GI उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन एवं विक्रय को बढ़ावा मिल सके।
अब आता है 7वें नंबर का वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी। वित्त वर्ष एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए के जोड़कर नवीनीकृत योजना के 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए का संपार्श्विक मुक्त गारंटी ऋण संभव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। वित्तीय अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के लिए रूप में काम करने हेतु एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। कंपनी अधिनियम के तहत के अंतर्गत एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिणाम के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान 45.03 लाख करोड़ रुपए है, जिसका अर्थ है सरकार के द्वारा 45.03 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति एवं इतनी ही राशि का व्यय किया जाएगा, जिसमें कुल प्राप्तियों की यदि राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों को बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 41.55 हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। इसी तरह कुल व्यय में 77.77% हिस्सा राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 22.23% हिस्सा पूंजी खाते पर व्यय का अनुमान किया गया। कर के संबंध में कर बजट में व्यक्तिगत आय के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जिसमें कौन कौन सी घोषणाएं शामिल हैं। पहली घोषणा रिबेट से संबंधित है। रिबेट वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार की आय का भुगतान नहीं कर सकते। मतलब जो रिबेट जो घोषणा की गई है उसमें कहा गया है कि वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था के में 7 लाख रुपए कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जो एक इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिबेट क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा कि जो आय का भुगतान है पहले कितना था और अभी कितना है। मतलब पहले 5 लाख था, अभी 7 लाख तक कर दिया गया है, क्या तब तक आपको कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। अब दूसरा प्रस्ताव आता है मध्यम आय वर्ष से संबंधित है। वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई नीतिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी। वर्तमान में स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया गया है। कर की नई कर दरें निम्नानुसार है, जिसमें ये दिखाई गई है। इसको आप देख सकते हैं, जो 2023-24 में हेतु दी गई है, जो कुल आय दिया गया है और इसमें दर का प्रतिशत दिया गया। और पुरानी कर व्यवस्था में के तहत स्लैब एवं कर की दर जो दी गई है वह भी ये है, जो 2,50,000 पर शून्य है, 2,50,000 से 5 लाख तक यह 5 है, और यह 5 लाख से 10 लाख तक 20 है, 10 लाख से इसके ऊपर तक 30 है। जो पुरानी कर व्यवस्था इतनी थी और जो प्रेजेंट में कर व्यवस्था है वह 30 लाख रुपए है। जो शून्य है वहाँ 30 लाख से 60 लाख, इसमें 5 है, फिर 10 है, 15, 20, 30 है। अब आता है तीसरा प्रस्ताव के बारे में। तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए जिनके लिए एक मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। तीसरे प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी या सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए जिनके लिए मानक कटौती लाभ पर नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। चौथी घोषणा व्यक्तिगत आय कर में चौथी घोषणा देश की अधिकतम कर की दर 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक दरों में एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% तक करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर की दर 39% की जाएगी। अब आती है पाँचवीं घोषणा। पाँचवीं घोषणा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार के अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह थे।
सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया है, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। अब आता है इसमें कुल सब्सिडी जो इसमें दिखाई गई है। खाद्य सब्सिडी में कितना प्रतिशत है, उर्वरक सब्सिडी में कितना प्रतिशत है, और यह प्रतिशत के आधार पर इसमें संयुक्त अनुमानित दिखाई गई है तथा बजट में अनुमानित जो की गई है करोड़ रुपए वो दिखाया गया है, जिसमें यह 28.29% की कमी दर्ज की गई है। और इसमें जो 92.40% सब्सिडी केवल खाद्य एवं उर्वरक पर दी गई है, और खाद्य सब्सिडी 48.96 और उर्वरक में 43.44%, और इसी के अंतर्गत जो दी गई है ब्याज सब्सिडी जो 6.84% और पेट्रोलियम एवं सब्सिडी के लिए 0.56% दी गई है। ये बजट अनुमान दिया गया है 2023-24 में सकल राजस्व का जो 33.61 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें सकल कर राजस्व जो है जिसमें प्रत्यक्ष कर 6.0% है और अप्रत्यक्ष कर 5.1% है, जो टोटल जीडीपी का 11.1% है। और इसमें जो बजट अनुमान के अंतर्गत है इसमें प्रत्यक्ष कर 54.25% और अप्रत्यक्ष कर 45.75%। इसमें शीर्ष 3 कर राजस्व हैं, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर जो है वह 9.57 लाख करोड़ रुपए है, और निगम कर 9.23 लाख करोड़ है, वो आयकर 9.01 लाख करोड़ रुपए है। अब आता है बजट अनुमान में। जो बजट अनुमान में परियोजनाओं के लिए जो पैसा आवंटित किया गया है करोड़ रुपए में देखते हैं। योजना के लिए 2022-23 में ये संशोधित अनुमान और बजट अनुमान में कितना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में इसमें 89,400 रुपये था, जो 60,000 कर दिया गया है, मतलब इसको कम किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 33,708 से 36,785 कर दिया गया है, जो बढ़ाया गया है। और जल जीवन मिशन में 55,000 से 70,000 कर दिया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 32,612 से 38,953 कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 से 19,000 किया गया है। पीएम किसान में 60,000 से 60,000 ही रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार में 5758 से 2273 किया गया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 77,130 से 79,590 किया गया है। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। पहला तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, इसमें इसको बजट अनुमान में कम किया गया है। पहले 89,400 था, जिसे 60,000 कर दिया गया है। और इसके बाद जो दूसरा बदलाव ये हुआ है पीएम किसान के बारे में। पीएम किसान में भी 60,000 रुपये था, और संशोधित अनुमान में भी 60,000 था, और इसमें भी यह 60,000 रुपये जो बजट अनुमान है इसमें भी है। इसमें दो में इस तरीके के चेंजेज हुए और सब में बढ़ाया गया है। अब पढ़ते हैं आर्थिक समीक्षा के बारे में। बजट की आर्थिक समीक्षा जो प्रस्तुत होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत की गई? 31 जनवरी 2023 को। मौजूदा डॉलर मापदंडों के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। विश्व भर की एजेंसियों में वित्त वर्ष 2023 में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसकी वृद्धि 6.5 से 7% अनुमानित है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण सभी देशों में विकास के पूर्वानुमान में गिरावट आई है, जो निम्न है। जिसमें विश्व में 2022 से 2023 के अनुमान को देखते हैं, जिसमें 2022 में 3.2 थे, तो इसमें 2023 में 2.7 हुए। इसी तरह विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में, यूरो क्षेत्र में, यूनाइटेड किंगडम में, जापान, उभरती अर्थव्यवस्थाएं, चीन के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में 6.8 से 6.1 हुई। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.7% के दीर्घकालिक से लेकर वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.5% हो गया है। मतलब कितना बड़ा हुआ है? 2.5%, 1.7% से। प्रत्यक्ष कर सकल राजस्व का आधे से अधिक है, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष 52% है और अप्रत्यक्ष कर 48% है। प्रत्यक्ष कर में निगम कर और व्यक्तिगत आयकर 26 और 26% दोनों सेम है, जो 52% को कवर करते हैं।
और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क 8% और उत्पाद शुल्क 12% और GST 28% है, जो अप्रत्यक्ष कर के परसेंटेज को पूरा करता है। अब पढ़ते हैं, विगत कुल वर्षों में संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने हेतु काउंटर साइकिल राजकोषीय नीति संबंधी उपायों के महत्व पर बल दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान केंद्र सरकार का कुल व्यय बढ़कर GDP का 70.7% हो गया है, जो विगत 5 वर्षों के औसत से अधिक है। भारतीय व्यापार में प्रमुख पहलू में कैलेंडर वर्ष दिए गए हैं, जो 2019, 20 और 21 के रूप में है। विश्व पड़य निर्यात में इसका प्रतिशत था 1.7, 1.6 और 1.8, और विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात 0.5, 4.0 और 4.0, मतलब 2020 और 21 में कोई बदलाव नहीं होता है। और विश्व पड़य एवं सेवा निर्यात में यह 2019 और 20 में तो सेम था, और 2021 में इसमें बदलाव हुआ है, मतलब 2.1 से 2.1 और इसमें 2.2 हुआ है। अब आता है आयात निष्पादन में प्रतिशत में। विश्व पड़य आयात में यह 2.5 था, जो 2019 में था। 2019 और 2021 में सेम है, और 2020 में इसमें बदलाव किए गए हैं, जो 2.1 है। इसी तरह विश्व, इसमें भी देख लेते हैं। अब इसमें भारत का स्थान देखते हैं विश्व व्यापार में। पण्य निर्यात में भारत का स्थान 2019 में जो पण्य निर्यात था उसमें भारत का स्थान 18 है, और इसमें 21 दिया गया। पण्य आयात में भारत का स्थान 2019 में 10 था, 2020 में 14 है। सेवा निर्यात में इसका स्थान 8 था 2019 में, और 2020 में 7 था। अब आता है सकल घरेलू बचत के बारे में पढ़ते हैं। सकल घरेलू बचत जो GDP के प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। वर्तमान बाजार कीमतों पर इसकी जो 2019-20 के आकलन को दर्शाया गया है। 2019-20 में 29.9% थी, और 2020-21 में 28.2% थी। इसमें जो 2019-20 में 29.9% घरेलू क्षेत्र, घरेलू निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में विभक्त था, जिसमें घरेलू क्षेत्र में 19.6 थी, और निजी निगम क्षेत्र में 10.5 और सार्वजनिक क्षेत्र में -0.2 थी। और 2020-21 में 28.2 के साथ यह घरेलू क्षेत्र में 22.2, जो कि बड़ी है, निजी निगम क्षेत्र में 10.0, जो कि घटी है, और सार्वजनिक क्षेत्र में -0.4, यह भी घटी है। अब आता है प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य एवं उत्पादन, जो 2021-22 की उत्पादन मिलियन के टन के आधार पर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है कि भारत मतलब कौन सा राज्य किस फसल में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। इसमें आता है चावल में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। मतलब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, PUP, मतलब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, मतलब चावल के उत्पादन में। फिर आता है गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, मतलब UMP, PUP, UMP। चावल में आ गया PUP, मतलब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और इसमें आ गया, इसमें आया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, या मतलब UMP। मक्का में आया है कर्नाटक पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, मतलब कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब KM²। इसको ये कैसे याद कर सकते हैं? KM², मतलब K से कर्नाटक और M से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आए। कुल मोटे अनाज में कर्नाटक पहले स्थान पर, फिर आता है राजस्थान, फिर महाराष्ट्र आता है। फिर अरहर में महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। तुअर दालों में, कुल दालों में मध्य प्रदेश सर्वाधिक स्थान पर है, मतलब पहले स्थान पर है। फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है राजस्थान। चने के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान आता है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, और फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर पंजाब आता है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात आता है पहले नंबर पर, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। और रेपसीड और सरसों में पहले स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर हरियाणा। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है। कुल तिलहन में पहले स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर गुजरात। गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। कपास के उत्पादन में आता है पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तेलंगाना।
और जूट और मेस्ता में आता है पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पर बिहार। इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश किस में आता है? गेहूं में पहले नंबर पर आता है, चावल में दूसरे नंबर पर आता है, और यह है जो कुल खाद्यान्न है उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, गन्ने में पहले नंबर पर आता है। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कौन कौन से चीज़ में पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश? गेहूँ, कुल खाद्यान्न और गन्ने में पहले नंबर पर आता है, और दूसरे नंबर पे आता है इसमें चावल पे। अब आगे पढ़ते हैं मुख्य आयातों का हिस्सा कितना है। मुख्य आयातों को हिस्सा परसेंट वाइज दिया गया है, इसको आप देख लीजिए कितना है। जैसे खाद्य पदार्थ एवं और संबंधित क्षेत्र में 2020, 21, 22 और 2023 अप्रैल सितंबर तक इसमें दिया गया है। इसमें जो दिया गया है वह खाद्य पदार्थ और संबंधित क्षेत्र में 4.5, 4.2, 4 और 4.1, मतलब ये है घटा हुआ है। और इसमें ईंधन में टोटल ईंधन में बढ़ा है। इसमें पहले 25.1 था, फिर 31.6 हुआ, फिर 38.3 हुआ। इसमें कोयला और पेट्रोलियम तेल स्नेहक के रूप में दिखाया गया है। उर्वरक में भी यह बढ़ा है, उर्वरक में पहले बढ़ा है फिर घटा है, मतलब 2020-21 में 1.9 था, 2021-22 में 2.3 और 2022-23 में यह 2.2 है। इसी तरह पूंजीगत व्यय वस्तुओं में भी घटा है, जैसे 12.7 से 10.1 और 9.0 हुआ है। अन्य क्षेत्र में आते हैं, अन्य क्षेत्र में भी यह घटा हुआ है, 41.6 और 33.5 और 34.1 है। अन्य क्षेत्र में आते हैं रसायन, मोती, बहुमूल्य अल्पमूल्य रत्न, लोहे और इस्पात, अलोहे धातुएं, सोना और चांदी और इलेक्ट्रिक सामान आते हैं। अब अवर्गीकृत में इसमें दिखाया गया। अब आता है आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 बड़े देश। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 बड़े देश कौन में प्रतिशत हिस्सेदारी 2021-22 में कितनी है? चीन की 15.4% है, संयुक्त अरब अमीरात की 7.3% है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की 7.1% है, सऊदी अरब की 5.6% है, और इराक की 5.2% है। मतलब पहले नंबर पर कौन आता है? चीन, फिर आता है संयुक्त अरब अमीरात, फिर आता है पहले नंबर पर आता है चीन, फिर दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे नंबर पर सऊदी अरब, और पाँचवें नंबर पर इराक। यह है आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 बड़े देश हैं। और निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 बड़े देश, जिसमें पहले नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 18.1% की भागीदारी है। फिर आता है संयुक्त अरब अमीरात, जो आयात और निर्यात दोनों में सेकंड नंबर पर है, इसमें 6.7%। फिर आता है चीन, जिसमें 5.0% है। फिर आता है बांग्लादेश 3.8% और हांगकांग या सिंगापुर में 2.6% आता है। अब पढ़ते हैं मुख्य निर्यातों का हिस्सा। मुख्य निर्यातों का हिस्सा जिसमें 2020-21, 2021-22, 2022-23 के बारे में दिया गया। कृषि और संबंधित वस्तुओं में 14.3 और 2021-22 में 11.9 और 2022-23 में 11.6 है। अयस्क और खनिज में 3.2 और 2020-21 में, 2021-22 में 2.0 और 2022-23 में 1.5 इसमें दिया गया। विनिर्मित वस्तुओं में इसकी हिस्सेदारी 71.2, 67.8, 58.9 है, जो 2020-21 से जो इसमें 2020-21, 21-22 और 22-23 को दर्शाता है। विनिर्मित वस्तुओं में आती हैं रत्न एवं आभूषण, धातुओं के उत्पाद, मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर, प्राथमिक और अर्धनिर्मित, लोहे और इस्पात आते हैं। सूती वस्त्र एवं उससे निर्मित वस्तुएं आती हैं, सिले सिलाई वस्त्र आते हैं, ये सबके अंतर्गत आते हैं। कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद में जो कोयला रहित है उसमें 2020-21 में 9.2% हिस्सेदारी, में 21-22 में 16.4 और 22-23 में 12.7 है। और इसमें अन्य एवं वर्गीकृत मदों में आते हैं अवर्गीकृत मदों में 2020-21 में 21.1 की भागीदारी है, 2021-22 में 1.9 की, और 2022-23 में 5.3% की भागी है। अब पढ़ते हैं रैंप योजना के बारे में। रैंप योजना 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6,062.45 करोड़ रुपए के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है।
वित्त वर्ष 2022-23 से प्रारंभ इस योजना की अवधि 5 वर्ष 2021-22 से 2025-26 निर्धारित है। रैंप राइजिंग एंड एक्सेलरेटेड MSME परफॉर्मेंस विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रैंप योजना किसके द्वारा संचालित है, या यह किस क्षेत्र की योजना है, या किसके द्वारा वित्त पोषित है। तो इसमें और यह कितनी अवधि के लिए निर्धारित की गई और इसकी अवधि भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जारी की गई, जिसमें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है और इसकी जो अवधि है वह 5 वर्ष है और यह है 2021-22 से 2025-26 तक है। यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, मतलब जो हमने राजकोषीय घटनाक्रम पढ़ा और जो बजट पढ़ा और इसकी बजट की आर्थिक समीक्षा का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।